चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा। एनीबॉडी कैन डिफाइन लीनियर मोशन क्या होता है? ठीक है, लीनियर मोशन का मीन्स होता है कि वो किसी एक एक्सिस में मूव कर रहा होता है। ठीक है ना, आपको पता है लीनियर मोशन को आप 2D डायमेंशन में पढ़ते थे, जहाँ पे आपका कौन कौन कोऑर्डिनेट चेंज होता था, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट आपका चेंज होता था। ठीक है ना, हम लोग जब सर्कुलर मोशन को पढ़ने भी जाएंगे तो हमारे पास एक बात आएगी कि सपोज करो कि ये आपका एक सर्किल है। ठीक है, अगर ये किसी स्पेस पे रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ है, आपको पता है हर पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि सर्कल जो होता है ना, उसकी सेंटर से जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना, और अगर आपको ये सेंटर से क्रॉस होने वाला होता है, क्या कहलाता है आपका? डायमीटर। ठीक है, तो जो रेडियस होती है वो आपकी क्या होती है? फिक्स होती है। यानी अगर हम कभी सर्कुलर मोशन को दूसरे तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, एक और सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं आर कॉमा थीटा। क्या बोलते हैं? आर कॉमा। ठीक है ना, यहाँ पर आर क्या है, थीटा क्या है, इस चीज को समझने के लिए हमें बहुत अच्छे से सर्कुलर मोशन को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आता है कि आप बताओ सर्कुलर मोशन में एंगुलर पोजीशन क्या होती है? हेड डालो, एंगुलर पोजीशन। दिस इज द एंगुलर पोजीशन क्या होती है? ठीक है, तो आप सबको मैं बता दूं, अगर कोई पार्टिकल है, ध्यान से देखना, वो कोई आर्बिट्री मोशन कर रहा है लाइक दिस, इस तरीके का कुछ एक आर्बिट्री मोशन कर रहा है। आप ध्यान से देखो, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट और दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। आपको पता है, सपोज करो हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि पार्टिकल अभी यहाँ पर है, हम इसको यहाँ से इसको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जल्दी बताओ। तो ये आपका इसका रेडियल वेक्टर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, जल्दी बताओ। वेक्टर आर, हाँ है ना। तो ये जो रेडियल वेक्टर जितनी डिग्री का एंगल बनाता है किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लिखो द एंगुलर पोजीशन, द एंगुलर पोजीशन is defined, the angular position is defined as the angle made by radial vector with horizontal when the particle move in a arbitrary path, किसी भी आर्बिट्री पाथ पर घूमते हुए। ठीक है, तो जो आपका एंगल बनाया जाता है ना रेडियल वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर पोजीशन। कोई दिक्कत क्या? आर्बिट्री मीन्स होता है स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, कर्व्ड पाथ। समझ में आया कि नहीं आया? तो आर्बिट्री मतलब क्या होता है? कर्व्ड पाथ, जो लगातार चेंज हो रहा हो। ठीक है, आ जाओ, लिखो जल्दी से, इसको लिख गया कि नहीं लिखा? तो अब यहाँ पे हमने पढ़ा एंगुलर पोजीशन, तो अगला टॉपिक आता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है हमारा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नोट करो जल्दी से। हो गया? तो ध्यान से देखो यहाँ पे, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो क्या हो जाएगा? द डिफरेंस बिटवीन two angular position, the difference between two angular position is called angular displacement, समझ में आया कि नहीं आया? दो एंगुलर पोजीशन का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके लिए हमने समझा, ध्यान से देखना आप लोग। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एनी पार्टिकल लाइक दिस, कि ये यहाँ पर देखो कोई है ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये एक सर्कुलर पाथ है, एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ये एंगल कितना मान लो, इनिशियली इसका एंगल मान लेते हैं कितना है? θ1, हाँ ना। ठीक है, दूसरा आप लेकर के आए तो दूसरा बोला गया कि कुछ टाइम t बाद तो कहाँ पर पहुंच गया?
थीटा 2 पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, जल्दी बताओ। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा आपका, थीटा 2। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हाउ कैन यू टेल? तो अभी बोला क्या था, डिफरेंस बिटवीन टू एंगुलर पोजीशन। पहला एंगुलर पोजीशन क्या था आपका, थीटा 1, दूसरा एंगुलर पोजीशन क्या था, थीटा 2। तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा थीटा। और ये कितना हो जाएगा, थीटा 2 माइनस, देखो जल्दी से, थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, अब एक चीज बताओ मुझे, आज जो यहाँ पे हम लोग एंगल यूज करते हैं, एंगल की यूनिट क्या होती है, एनीबॉडी कैन टेल व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एंगल? डिग्री यूज करते हैं ज्यादातर हम लोग, है ना। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इट्स एसआई यूनिट इज रेडियन। एसआई यूनिट इज रेडियन। डिग्री आपकी एसआई यूनिट नहीं होती है, जरूरी नहीं जो हम रोज यूज कर रहे हैं वो आपका इंपॉर्टेंट ही हो। और इसको रेडियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर ए डी। समझ में आया कि नहीं आया? आप बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपको बता दूं इसके लिए, जो आप लोगों ने कहानी पढ़ी थी ना, कि एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, यही पढ़ा सबने कि नहीं पढ़ा? तो आर्क भी एक प्रकार की लेंथ है और रेडियस भी एक प्रकार की क्या थी, लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया तो क्या बचता था, नो डायमेंशन। तो इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये क्या है आपका, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है ना, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l0 और t0। लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से इसको, हो गया ना। ठीक है, व्हाट विल बी द रिलेशन फ्रॉम लीनियर, आप देखो लीनियर वाले से इसका रिलेशन क्या होगा, रिलेशन विद द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एस बराबर होता है आर इंटू डेल्टा थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? डेल्टा एस बराबर क्या हो जाता है, आर इंटू डेल्टा थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसके आगे अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से देखना यहाँ पर, एंगल को मेजर कैसे किया जाता है, तो एंगल विल बी मेजर क्लॉकवाइज। कैसा मेजर किया जाता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। कैसा मेजर किया जाता है इसको, एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जा सकता है। यानी आप बोल सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को कैसा लेते हैं, नेगेटिव। नोट करो जल्दी से, एंटी क्लॉकवाइज को आप लोग पॉजिटिव लोगे, दूसरे को नेगेटिव लोगे। ठीक है, अब देखो, अगर एक फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, इफ वी टेक द फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इफ वी टेक फाइनाइट, इफ वी टेक फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर आप एक फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, देन it is not a vector quantity, then it is not a vector quantity, but if you take, but if you take infinite small angular displacement, but if you take infinite small angular displacement, then it is a vector quantity. आगे बात समझ में कि नहीं आई? देखो जल्दी से, इसमें क्या बोला, अगर आप एक बड़े मात्रा में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हो तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। तो जहां हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर ओवरऑल लिखोगे तो क्या आप प्रेडिक्ट कर पाओगे क्या एग्जैक्ट डायरेक्शन के बारे में, नहीं ना। इन दैट केस यू विल से दैट कि फॉर फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आगे देखो इसमें, इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, हाउ कैन, यहाँ पे कुछ कन्वर्जन आपको याद रखना है जो पेपर में भी पूछा गया था।
अच्छा बताओ, कोई 1 डिग्री बराबर हाउ मच रेडियन? पाई बाई 180। आपको पता है रेडियन में जो होता है पाई होता है, रेडियन में क्या होता है? तो अगर रेडियन निकालना है तो पाई को हमें ऊपर लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? और अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है तो जल्दी बताओ। नोट डाउन करो इसको जल्दी से। हो गया? ठीक है। जो डायरेक्शन होती है आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, उसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। तो देखो, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, the direction of angular displacement, the direction of angular displacement will find by right hand thumb rule। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, ये सारे की फैक्टर्स थे हमारे किसको पढ़ने के लिए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने के लिए। सबसे पहले हमने क्या देखा? एंगुलर पोजीशन को देखा था, और हमने ये बताया कि जो भी रेडियल वेक्टर हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है वो हमारा क्या कहलाता था? एंगुलर पोजीशन कहलाता था। और दो आने वाले एंगुलर पोजीशन के बीच का डिफरेंस हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता था। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम बड़ी मात्रा में या फिक्स मात्रा में लेते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं था, लेकिन अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो वेक्टर क्वांटिटी होता था। इन दैट केस वहां पर हम अगर डायरेक्शन निकालना है तो हम यूज किसका करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल यूज कैसे करेंगे? कि जिस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन हो रहा है वहां पे आप उंगली घुमाइए और थंब आपका रिप्रेजेंट करेगा क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, जो कि हमेशा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ पे आप लिखोगे द डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। The direction is always perpendicular. The direction is always perpendicular to the plane of paper. लिखो जल्दी से इसको। डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहां तक हम लोगों का जो टॉपिक था वो क्या था? हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा जो आता है वो क्या हो जाएगा? एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। लिखो, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। देखो, द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, the rate of angular displacement covered is called angular velocity, is called angular velocity। ठीक है ना? कि कितने टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कवर कर पा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। एंड ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय हो जाएगा टाइम। दिस इज ओमेगा। ओमेगा इज नथिंग, इट्स इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नोट करो जल्दी से इसको। यहां तक कोई दिक्कत क्या? ठीक है। इफ एनीवन गोइंग टू आस्क अबाउट द यूनिट, कैन एनीबॉडी कैन टेल द यूनिट ऑफ दिस? तो आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन और अपॉन में क्या आता है? सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ। ऐसा यूनिट इज रेडियन पर सेकंड। क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? एंड व्हाट विल बी इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला? आपको पता है m0 l0 t0 ऊपर रहता था कि नहीं रहता था? अपॉन में एक t आ गया कि नहीं आ गया? ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t की पावर -1। या तो आप इसको लिख सकते थे t की पावर -1 लिख सकते थे, या और डाल के क्या लिख सकते हो?
m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। हाँ सॉरी, -1। ठीक है, इसको लिखो जल्दी से, ये अपना यहां तक आ गया। ठीक है, इसकी भी डायरेक्शन हमें कैसे मिलने वाली है, राइट हैंड थंब रूल से। समझ में आया कि नहीं? डायरेक्शन इज आल्सो गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और डेफिनेटली इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको लिखो जल्दी से, डायरेक्शन इज आल्सो फाइंड बाय, its direction is its direction is also find by, ठीक है, दिस इज फाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड thumb rule which say, which indicate that it is always perpendicular, it is always perpendicular to the plane of paper। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से इसको। ठीक है, आपने हमेशा जब भी स्पीड और वेलोसिटी कुछ भी इंट्रोड्यूस करा है, आपने दो प्रकार जरूर पढ़े हैं, एक तो उसका एवरेज और एक उसका इंस्टेंटेनियस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो अब यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो हेडिंग डालो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको पता है कि टोटल, जैसे अपन ने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था तो वहां पे क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ total displacement with total time, total displacement with total time, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं रेशियो के तौर पे, टोटल डिस्प्लेसमेंट विथ टोटल टाइम। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, दिस इज ओमेगा एवरेज, ओमेगा एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा, यानी ऐसा लिख सकते हो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अपॉन टोटल टाइम, यानी आप यहाँ पे लिख सकते थे डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और डेल्टा थीटा का मतलब क्या है, थीटा 2 माइनस थीटा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। नोट करो जल्दी से इसको। अच्छा, इज इट स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? मैंने आपको बोला था फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनाइट यानी एवरेज, फाइनाइट को लगभग हम क्या मानते हैं, एवरेज। तो एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर स्केलर था तो टाइम भी क्या है, तो ये कैसा हो जाएगा, यानी आपको अगर वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है तो इंस्टेंटेनियस को पढ़ना है, ना कि एवरेज को। समझ में आया ना? तो आप लिख सकते हो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर, हाँ है ना, बिकॉज फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर। समझना है कि नहीं है? जो आपका यहाँ पे फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो भी एक स्केलर क्वांटिटी था, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं आया? अब हेडिंग डालो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, हेडिंग डालो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस
एंगुलर वेलोसिटी। आपको पता है इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है ईच इंस्टेंट, है ना, यानी एक क्षण के लिए उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। और आपको पता है कि सबसे छोटा जो टाइम है वो 0 सेकेंड पॉसिबल है, पर कोई भी चीज अपॉन में 0 आएगी तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग काय का यूज करते हैं, लिमिट्स का। काय का यूज करते हैं, हम यहाँ पर ये बताते हैं कि 0 तो नहीं रह सकते, लेकिन 0 के करीब तो पहुंचाया जा सकता है ना। तो हमने पूरे के पूरे एवरेज को किसके करीब पहुंचाया, जल्दी बताओ, 0 के करीब, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू, क्या किया हमने यहाँ पे, 0। यहाँ पे क्या रखा, डेल्टा टीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा, और ये क्या बन गया आपका ओमेगा इंस्टेंटेनियस। आ गया समझ में कि नहीं आया। तो ये क्या बन जाएगा, जब भी लिमिट और डेल्टा आपस में टकराते हैं, जब भी लिमिट और डेल्टा आपस में टकराते हैं तो क्या बनता है, डी बनता है। क्या बनता है, और वो डी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे डी थीटा डिवाइडेड बाई, और दिस इज ओमेगा स्टेंट। आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लिखो जल्दी से, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। It is a vector quantity and its direction will be given by right hand thumb rule. Right hand thumb rule, इसकी डायरेक्शन को हम लोग कैसे देते हैं, राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। It is a vector quantity and its direction will be given by right hand thumb rule. नोट डाउन हो गई। हो गया। आगे देखो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ के देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये जो होता है ना आपका, इट इज एन एक्सियल वेक्टर। इसको हम लोग कैसे मानते हैं, इट इज एन एक्सियल वेक्टर, किसी भी एक्सिस से पास होता है, इट इज एक्सियल वेक्टर। आप लोगों ने देखा होगा कभी कोई डिस्क बनाया गया होगा, अगर वो रोटेट कर रही होगी तो आपने देखा होगा उसको एक्सिस में ऐसे रोटेट कराया होगा, ओमेगा लिख देते हम लोग, हाँ है ना। तो ये हमेशा कैसा वेक्टर होता है आपका, एक्सियल, यानी एक्सिस से पास होने वाला होता है। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा, आपको एक चीज पता है कि अगर ये डिस्क है, इसके बहुत सारे पॉइंट्स पार्टिकल्स जो होते हैं, ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है कि नहीं बना होता है। और जब आप लोग इसकी स्टडी कर रहे होते हैं तो आप लोग एक चीज कंसीडर करते हो कि सारे पॉइंट एक टाइम में एक ही एंगल के साथ रोटेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हाँ है ना। तो इसका मतलब है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है उसकी, यानी आपको पता है कि अगर कोई चीज डिवाइस ले उसको घुमा रहे हो तो आपको पता है कि उस एंगुलर वेलोसिटी से अगर आप घुमाओगे तो वो बिल्कुल फ्लैट घूमेगा, इधर उधर डैमेज नहीं होगा, यानी सारे पार्टिकल सेम एंगल के साथ घूमते हैं। तो आपको ये बताना है कि जितनी भी रिजिड बॉडी होती है उसमें वो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो होता है, सारे पार्टिकल सेम टाइम पे सेम एंगल के साथ रोटेट करते हैं। दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। तो पहला क्या हो जाएगा, द रिजिड बॉडी made up of many particles all particles rotates by a same angle at a same time it means angular velocity is the characteristic property. It means angular velocity is the characteristic property. समझ में आ गया कि नहीं आया। That's why angular velocity is the characteristic property. लिखो जल्दी से इसको।
हो गया। थर्ड पॉइंट देखो, लिखे थे ना, अगर इफ एनी ऑब्जेक्ट्स completes if any object completes n rotation, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट कितने रोटेशन कंप्लीट करता है, n रोटेशन कंप्लीट करता है इन t टाइम, देन एंगुलर वेलोसिटी पर सेकंड कितना होगा, एनीबॉडी कैन टेल, देन एंगुलर वेलोसिटी पर सेकंड बताओ, देन एंगुलर वेलोसिटी पर सेकंड दिस इज ओमेगा बराबर, बताओ क्या हो जाएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज बिकॉज बहुत बड़ा मोशन हो रहा है, दिस इज एवरेज, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा। अच्छा, एक चक्कर लगाने में कितना चलता है वो, बराबर 2 पाई, हाँ ठीक है, एक चक्कर लगाने में कितना चलता है 360 यानी 2 पाई, टोटल कितने चक्कर लगा रहा है वो एन, तो कितना चला होगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाई एन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, लिखो जल्दी से, आया समझ में कि नहीं आया, लिखो जल्दी से, अच्छा अगर यहाँ जो स्मॉल टी है, अगर इसको हम लोग टाइम पीरियड मान लें तो क्या होगा, अगर हम बोले इफ टाइम स्मॉल टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, बताओ मुझे टाइम पीरियड क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ टाइम पीरियड, नहीं टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, यानी इसमें एन की वैल्यू क्या कर दो आप लोग 1, जब यहाँ पे रखोगे क्या टी बराबर कैपिटल टी, तो आप लोगों ने देखा दिस इज ओमेगा बराबर यहाँ पे क्या रखा 2 पाई, एन की जगह क्या रखोगे अपॉन में क्या आ गया टी, तो एक फॉर्मूला आपको क्या मिला जल्दी बताओ, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी बना कि नहीं बना, आप सबको पता है कि 1 बाई टी 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या कहलाता है आपका फ्रीक्वेंसी, क्या कहलाता है आपका, आप सबको पता है कि 1 बाई टाइम पीरियड किसके बराबर होता है फ्रीक्वेंसी, ये आपका एंगुलर और ये क्या हो जाएगा लीनियर, तो दिस इज ओमेगा बराबर आपको यहां से क्या मिला 2 पाई एफ, जहां पे एफ का रिप्रेजेंटेशन क्या है स्मॉल एफ इज लीनियर फ्रीक्वेंसी, समझ में आया कि नहीं आया, लिखो जल्दी से, हो गया ना। अब जितने भी हम लोगों ने टर्म्स पढ़े हैं उनको लीनियर और एंगुलर में आपस में हम लोग रिलेट कराने वाले हैं, तो हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, relation between linear velocity and angular velocity, हो गया ओके, राइटिंग है दिस इज रिलेशन बिटवीन linear and angular velocity, relation between linear and angular velocity, ओके ध्यान से देखो, आप लोगों ने पढ़ा है ओमेगा बराबर, सब लोगों ने क्या पढ़ा है डी थीटा अपॉन डी टी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। अब हम लोग देखो इस पे क्या करें, डीएस का मल्टीप्लाई कर दें और डीएस का क्या कर दें डिवाइड कर दें, हाँ या ना, तो देखो क्या हो जाएगा, हम ओमेगा बराबर ले लेते हैं डी थीटा और दिस इज क्या ले लेते हैं डी एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी, हाँ है ना, ठीक है। देखो एंगल अपॉन आर्क, एंगल अपॉन आर्क बराबर क्या पढ़ा है आप लोगों ने, देखो आपने उल्टा पढ़ा है, थीटा बराबर आपने पढ़ा है आर्क अपॉन रेडियस, हाँ है ना, आर्क अपॉन रेडियस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है,
तो देखना इसका उल्टा करो, 1/थीटा बराबर, या फिर ऐसा समझो कि एंगल अपॉन आर्क बराबर क्या होता है, 1/, ये होता है कि नहीं होता है। तो देखो एंगल अपॉन आर्क क्या है, एंगल अपॉन क्या है, एंगल अपॉन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/r, यानी 1/r यानी रेडियस हो जाएगा। ds अपॉन dt क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है। तो लीनियर वेलोसिटी ds अपॉन dt क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या है आपका, तो v बराबर क्या हो गया r ओमेगा, और वेक्टर फॉर्म में लिखो तो वेक्टर v बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर, लिख लो जल्दी से इसको, दिस इज ओनली फॉर सर्कुलर मोशन। लिख लो जल्दी, दिस इज ओनली फॉर द सर्कुलर मोशन। हाँ हाँ, दिस इज ओनली फॉर सर्कुलर मोशन और दिस इज फॉर ऑल टाइप ऑफ कर्व्ड मोशन। नोट करो जल्दी से इसको, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, ये हो गया, लिख लो लिख लो। हो गया, चलो क्वेश्चंस लिखो। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द क्वेश्चन इज if theta depends on time, if theta depends on time, अगर थीटा हमारा टाइम पर डिपेंड करता है, इन फॉलोइंग वे, इन फॉलोइंग वे, क्या दिया गया आपको, थीटा बराबर आपको दे दिया गया है 2t स्क्वायर प्लस 3, फिर बोला गया देन आपको क्या फाइंड करना है, पहले नंबर का है फाइंड आउट द एवरेज, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड अप टू 3 सेकेंड, एवरेज स्पीड अप टू 3 सेकेंड, ठीक है। दूसरा है एंगुलर स्पीड एट 3 सेकेंड, एंगुलर स्पीड एट 3 सेकेंड, दिस इज द क्वेश्चन। सेकेंड वाले का तो 12 आएगा। देखो पहला एवरेज है, दूसरा इंस्टेंटेनियस है, पहला क्या है एवरेज है, दूसरा क्या है आपका इंस्टेंटेनियस। जब आप इसको हाँ वही करना है, तो देखो दिस में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। हमें पता है कि दिस इज ओमेगा एवरेज, ओमेगा एवरेज बराबर क्या होता है θ2 माइनस θ1, हाँ है ना, डिवाइडेड बाई टाइम होगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा, दिस इज θ2 की बात अगर आप लोग करोगे तो हमें पहले कैलकुलेट करना है, θ1 क्या हो जाएगा, θ1 हो जाएगा θ बराबर 0, हाँ है ना, तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 3 निकल कर आएगी, जैसे आप t बराबर 0 रखोगे। फिर आपको पता है कि 3 सेकेंड पर वो कहां पहुंच जाएगा θ2, यहाँ पे आपका t बराबर क्या रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21, दिस इज आंसर इज 21, हाँ या ना, ठीक है। अब हमने इसको पुट किया तो θ2 कितना है 21, ये कितना था आपका 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका टाइम 3, 21 में से 3 गया तो कितना बचेगा 18, हाँ है ना, तो 18 में डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, दिस इज 6 रेडियन पर सेकेंड, सबका आ गया कि नहीं आ गया, दिस इज 6 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि आपसे एवरेज बोला गया था, एवरेज क्या होता है θ2 माइनस θ1, θ1 निकालने का तरीका मेरे से क्या होता है t बराबर 0 रख दो और θ2 जिस टाइम पे हमें निकालना हो, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट पोर्शन इसमें क्या कहता है कि एवरेज स्पीड निकाल, सॉरी इंस्टेंटेनियस या एंगुलर स्पीड एट 3 सेकेंड, एट 3 सेकेंड मतलब जस्ट उस स्टैंड पर, समझ में आया ना। जब उस स्टैंड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस स्टैंड के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हमने दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन dt। आप लोगों ने अभी देखा तो यहाँ पे क्या निकला था 2t स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ था ना, तो आपको पता है 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t, और ये कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा
0। तो आपने देखो ओमेगा बराबर यहाँ पे कितना निकाल लिया, जल्दी बताओ, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पे आप रखोगे टी बराबर कितना 3, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 रेडियन पर सेकेंड। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप लोगों को करना है।